दोस्तों जरा सोचो कि क्या हो अगर पूरे शहर में एक जहरीली गैस फैलने लगे जिसमें सांस लेने पर लोग मरने लगे और आप शहर में फंस जाओ। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। अब क्या इस कहानी के हीरोज अपनी जान बचाकर शहर से बाहर निकल पाएंगे या नहीं, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम योंग नाम को देखते हैं जो पार्क में आयरन बार के साथ वर्कआउट कर रहा था। योंग एक काफी अच्छा माउंटेन क्लाइंबर होता है और उसने अपने कॉलेज के दिनों में कई सारे मेडल्स भी जीते थे, लेकिन अब कई सारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने के बाद भी उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है, जिससे योंग काफी परेशान है। अब योंग अपने एक दोस्त से मिलता है, वो दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। योंग कहता है कि हम दोनों ही इस दुनिया में बिल्कुल यूजलेस हैं। अब इसके बाद हम योंग के मॉम डैड को देखते हैं जो कि बैठकर आराम से टीवी देख रहे थे। तभी योंग के डैड चैनल चेंज करने के लिए छुपके से रिमोट उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन योंग की मॉम देख लेती हैं, जिसके बाद इन दोनों में रिमोट के लिए लड़ाई होने लगती है। मगर योंग के डैड रिमोट छीनकर अपनी पसंद का शो लगा लेते हैं। यही योंग एक रूम में आराम कर रहा था, तभी उसकी बड़ी बहन उसके पास आती है और उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था हेयर कट करवा लेना, लेकिन तुमने नहीं करवाया। योंग की बहन उसे कुछ पैसे देने लगती है, लेकिन योंग उन पैसों को लेकर उन्हें फेंक देता है और अपनी बड़ी बहन से कहता है कि मुझे तेरी चैरिटी की जरूरत नहीं है। इस पर योंग की बहन उसे पकड़कर मारने लगती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हें चैरिटी देने का शौक नहीं है, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मॉम तुम्हारे लिए काफी परेशान रहती हैं और अब उनका 17वां बर्थडे भी आ रहा है, इसलिए तुम्हें उनके बर्थडे पर बिल्कुल ठीक से रहना होगा। अब योंग की बड़ी बहन योंग की अलमारी को खोलती है तो इसमें उसे क्लाइंबिंग का सामान और कई सारी रस्सियां मिलती हैं, जो देखकर योंग की बहन उससे कहती है कि तुम इस कचरे को कब फेंकोगे। अब योंग इन सारी बातों को सुनते सुनते काफी इरिटेट होने लगता है। वो अपनी बड़ी बहन से अपना क्लाइंबिंग का सामान लेता है और उसे रूम से बाहर करके तुरंत दरवाजे को बंद करने लगता है और कहता है कि पता नहीं इसका हस्बैंड इसके साथ कैसे रहता होगा, शायद उसकी रोज पिटाई होती होगी। अब योंग अपने क्लाइंबिंग के सामान को वापस रखने लगता है। इसी दौरान हम 5 साल पहले के एक सीन को देखते हैं जहां हमें पता चलता है कि माउंटेन क्लाइंबिंग के क्लब में योंग एक लड़की उइजू को काफी पसंद करता था और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। हालांकि उइजू योंग से काफी अच्छी माउंटेन क्लाइंबर भी थी। अब अगले दिन हम योंग को देखते हैं जो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसकी मॉम के 17वें बर्थडे पर उसकी बहन ने पार्टी रखी है। अब योंग अपने मॉम डैड के साथ पार्टी में जाता है। सभी लोग इनका वेलकम करने लगते हैं क्योंकि योंग के मॉम डैड इस पार्टी के गेस्ट ऑफ ऑनर थे। अब ये सब यहाँ केक कट करने वाले थे। तभी योंग के सामने उइजू आ जाती है जो कि यहीं काम करती थी। योंग और उइजू एक दूसरे को देखकर पहचान लेते हैं और फिर बाहर आकर बातें करने लगते हैं। उइजू योंग से पूछती है कि क्या तुम्हें पता था मैं यहाँ काम करती हूँ। योंग मना करता है, मगर रियलिटी में वो सब जानता था और उइजू से मिलने के लिए ही उसने अपनी मॉम की पार्टी इस होटल में अरेंज करवाई थी। लेकिन योंग उइजू के सामने ऐसा दिखावा करने लगता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। योंग उइजू से कहता है कि क्या तुम यहाँ की वाइस मैनेजर हो। उइजू हाँ करती है। फिर उइजू से पूछती है कि तुम कहाँ जॉब करते हो। योंग उइजू से झूठ बोलता है कि वो भी एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। उइजू ये जानकर काफी खुश होती है और उससे कहती है कि मुझे अच्छा लग रहा है कि आज तुम मुझसे बात करते हुए अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे हो। उइजू ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि कुछ साल पहले योंग ने उइजू को प्रपोज किया था, लेकिन उइजू ने उससे कहा था कि हम दोस्त ही ठीक हैं। उस समय योंग उइजू से बात करते हुए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल था। अब प्रेजेंट टाइम में योंग कहता है कि मैं उस बात के लिए ऑकवर्ड क्यों होऊंगा, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे मना करने के बाद मैं रो रहा हूँगा। योंग कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हकीकत में उइजू के मना करने के बाद योंग बहुत रोया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में योंग दिखावा करता है कि वो सब कुछ भूल चुका है। खैर इसके बाद योंग दोबारा पार्टी में चला जाता है। उइजू बाकी वर्कर्स के पास आ जाती है। तभी इस होटल का मैनेजर यहाँ आता है और सभी वर्कर्स को घर जाने के लिए कहता है ताकि वो सब कल जल्दी आकर यहाँ काम कर सकें। फिर मैनेजर उइजू पर लाइन मारने लगता है। वो उइजू से डेट पर चलने के लिए पूछता है। उइजू उसका कोई जवाब नहीं दे पाती। मैनेजर उसे बार बार स्वीटी कह रहा था, इसलिए उइजू उससे कहती है कि मुझे स्वीटी मत कहो। अब यही योंग पीछे से आकर इनकी बातें सुनने लगता है। तभी कुछ वर्कर्स वापस आते हैं। उनके सामने मैनेजर यहाँ से चला जाता है। अब शहर में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसके अंदर किसी तरह की टॉक्सिक गैस होती है। एक आदमी उस ट्रक को एक बिल्डिंग के बाहर रोकता है और बाहर आकर ट्रक की सारी गैस बाहर निकाल देता है। गैस तेजी से पूरे शहर में फैलने लगती है। दूसरी तरफ योंग की मॉम की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए घर जाते हुए योंग की मॉम वहाँ रखे खाने की चीजों को घर ले जाने के लिए पैक करने लगती है। ये देखकर योंग उन्हें रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। योंग अपनी बहन से कहता है कि मॉम को रोको, लेकिन योंग की बहन अपनी मॉम से कहती है कि मॉम इन चीजों को मत रखो, कुछ अच्छा पैक करो, ये बच्चे नहीं खाते। ये सुनकर योंग को तो चक्कर ही आने लगते हैं। तभी वो अपने डैड को देखता है और उसके डैड भी यहाँ से कई सारे ड्रिंक्स घर ले जाने के लिए बैग में भर रहे होते हैं। यहीं योंग की दोनों बहनें अपने हस्बैंड के साथ एक और सॉन्ग गाने के लिए स्टेज पर पहुंच जाती हैं। योंग को समझ नहीं आता कि वो इन्हें कैसे रोके। वहीं दूसरी तरफ शहर में गैस लगातार फैल रही थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि यह गैस किस तरह की गैस है। शुरू में लोग गैस के साथ सेल्फी लेने लगते हैं,
लेकिन थोड़ी देर में पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। जो भी गैस के बीच सांस लेता है तो उसके बाद उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। देखते ही देखते पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। एक जलता हुआ ट्रक एक गाड़ी से आकर टकराता है और उसमें रखे कई सारे गैस कैनिस्टर में से एक कैनिस्टर उड़ता हुआ डायरेक्ट योंग की मॉम की पार्टी में आकर गिरता है, जिससे यहाँ धमाका होता है। लेकिन किस्मत से किसी को भी कोई चोट नहीं लगती। अब ये सब डरकर तुरंत यहाँ से बाहर भागने लगते हैं। योंग ये सब उइजू को बताता है। उइजू तुरंत जाकर इमरजेंसी अलार्म बजाती है और सबको यहाँ से निकलने के लिए कहती है। नीचे योंग अपनी फैमिली के साथ बाहर पहुंच चुका था, लेकिन पूरे शहर में भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे। इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। योंग आगे जाता है तो देखता है कि एक गैस पूरे शहर में फैल रही है, जिसमें सांस लेने पर लोग मर रहे हैं और सभी लोग उसी गैस से बचकर भाग रहे हैं। अब ये सब देखने के बाद योंग और उइजू बाकी सभी के पास आते हैं। उइजू सबसे बिल्डिंग में ऊपर चलने के लिए कहती है। सभी लोग ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन योंग की बड़ी बहन पहले ही कार में जाकर बैठ गई थी। वो गैस को देखकर बाहर आती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है और गैस के बीच सांस ले लेती है। ये देखकर योंग तुरंत उसे उठाकर ऊपर लाता है, लेकिन अब योंग की बहन को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सभी लोग तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहते हैं। उइजू उन्हें एड्रेस बताती है। फिर उइजू और योंग खिड़की से बाहर देखते हैं और ये देखते हैं कि गैस इस पूरे इलाके में फैल चुकी है और लगातार ऊपर बढ़ रही है। इसीलिए योंग सबसे बिल्डिंग की छत पर चलने के लिए कहता है। योंग की बहन की हालत अब भी खराब थी, इसीलिए ये सब उसे उठाकर ऊपर ले जाने वाले थे, लेकिन इनके साथ के सभी लोग ऊपर जाने से डर रहे थे। तभी सबके फोन में डिजास्टर मैसेज आता है, जिसमें लिखा होता है कि इनके शहर में एक टॉक्सिक गैस फैल चुकी है। इसीलिए सभी लोग अपनी छत पर जाएं और 911 पर कॉल करके मदद बुलाएं। सभी बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं, लेकिन जब ये सब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि छत पर जाने का दरवाजा लॉक है। यहाँ मैनेजर को याद आता है कि उसने चाबियां तो फर्स्ट फ्लोर पर रखी थी, लेकिन अब वहां गैस फैल चुकी है। यहीं शहर में रेस्क्यू टीम्स लोगों को शहर की तरफ जाने से रोक रही थी। इन्हें इस गैस के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। सभी लोग शहर से बाहर आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंग और बाकी सभी बिल्डिंग की छत पर जाने के लिए उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से भी वो दरवाजा नहीं खुलता। एक आदमी मैनेजर से कहता है कि तुम तो कुछ करो, लेकिन मैनेजर कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये दरवाजा सिर्फ चाबियों से या फिर दूसरी तरफ से खुल सकता है। अब ये सब सुनकर उइजू मैनेजर से कहती है कि हमें नीचे चलकर चाबियां ढूंढनी चाहिए। ये सब नीचे आकर चाबियों को ढूंढने लगते हैं। तभी ये लोग न्यूज में देखते हैं कि इस गैस की वजह से लोग मर रहे हैं। इस गैस के कांटेक्ट में आने के बाद लोगों की स्किन और आइज जलने लगती हैं और जल्दी इलाज ना मिलने पर इंसान मर भी सकता है। न्यूज से इन्हें पता चलता है कि इन्हें गैस के कांटेक्ट में आने पर अपनी पूरी बॉडी को कवर करके रखना होगा और मास्क पहनना होगा, लेकिन क्विक ब्रीदिंग की वजह से हर 10 मिनट बाद आपको मास्क चेंज करना होगा। अब ये सब जानकर मैनेजर तुरंत मास्क लेने चला जाता है। यहीं एक लड़की दिखाती है कि यहाँ हेलीकॉप्टर्स लोगों को बिल्डिंग से रेस्क्यू करने आ चुके हैं, लेकिन योंग देखता है कि गैस की वजह से छोटी बिल्डिंग से लोगों को बचाना काफी मुश्किल है और जो लोग रेस्क्यू टीम्स को दिखेंगे, रेस्क्यू टीम्स सिर्फ उन्हें ही बचाएगी। अब ये सब जानकर योंग बिल्डिंग की खिड़की के पास आता है। योंग उइजू से पूछता है कि ऊपर जाने के दरवाजे को बिल्डिंग की छत से भी खोला जा सकता है ना। उइजू कहती है कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है। अब योंग यहाँ रखी मैनेजर की ट्रॉफी को खिड़की के ग्लास पर मारता है, लेकिन एक ट्रॉफी से वो नहीं टूटता। योंग सारी ट्रॉफीज को ग्लास पर मारता है, जिससे वो ग्लास टूट जाता है। अब योंग बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर छत तक पहुंचने के बारे में सोचता है। उइजू उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन योंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ कुछ रस्सियां ला कर दो। यहीं योंग के साथी भी यहाँ आकर ये सब देख लेते हैं। दूसरी तरफ योंग की बहन की हालत लगातार खराब हो रही थी। तभी एक आदमी आकर योंग के मॉम डैड को योंग के बारे में बताता है। इधर योंग खुद को रस्सी से बांधकर बाहर जाने वाला था, तभी उसके डैड यहाँ आ जाते हैं। वो योंग को ये सब करने से मना करते हैं। तभी योंग की मॉम भी यहाँ आने लगती हैं। ये देखकर योंग तेजी से भागता हुआ बाहर कूद जाता है, लेकिन वो दूसरी बिल्डिंग को पकड़ लेता है। सभी लोग योंग से बंधी रस्सी को खींचने लगते हैं। योंग उनसे कहता है कि रस्सी को मत खींचो। अब सभी रस्सी को तुरंत पकड़ लेते हैं ताकि योंग गिरने लगे तो वो उसे बचा सकें। फिर योंग सामने वाली बिल्डिंग में ऊपर आ जाता है। इसके बाद योंग रस्सी को बांधकर बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाता है। ये सब देखकर उइजू तुरंत योंग को अपना माउंटेन क्लाइंबिंग का सामान देती है। फिर योंग और ऊपर चढ़ता है और एक रोड की मदद से बिल्डिंग की दीवार से लटकने की कोशिश करता है। रोड तो नीचे गिर जाती है, लेकिन योंग बच जाता है। इधर योंग के मॉम डैड उसके लिए काफी परेशान हो रहे थे। तभी उइजू उन्हें बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है और ऊपर चढ़ रहा है। तभी एक आदमी लेटकर योंग को देखता है और वो वीडियो कॉल से बाकी सबको भी दिखाता है। इधर योंग लगातार आगे बढ़ रहा था। योंग ने माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग कर रखी थी, जिसकी मदद से अब वो बिल्डिंग की दीवारों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहा है। अब योंग थोड़ा आराम करता है। फिर योंग पत्थरों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रस्सी के बंधे होने की वजह से अब वो आगे नहीं बढ़ सकता था। इसलिए अब योंग रस्सी को खोल देता है
ये देखकर उइजू उसे कहती है कि तू पागल हो गया है क्या। इधर योंग के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था और उसे अपनी बहन की जान भी बचानी थी, इसीलिए अब वो अपनी जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ने लगता है। वो छत तक पहुंचने के लिए छत पर बने एक स्टैचू को पकड़ लेता है। अब योंग स्टैचू के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, तभी वो गिरने वाला था लेकिन वो बाल बाल बच जाता है। योंग स्टैचू को पकड़कर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर आ जाता है। इसी दौरान स्टैचू भी गिरने वाला था लेकिन योंग छत तक पहुंच जाता है। नीचे सभी लोग उसे देखकर ऊपर की तरफ भागते हैं। योंग तुरंत जाकर दरवाजा खोलता है और सभी लोग छत पर आ जाते हैं। योंग के मॉम डैड उसे काफी डांटते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुम्हारी बहुत पिटाई करेंगे। योंग उनसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब तभी इन सबको एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ये सभी लोग हेलीकॉप्टर को मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं। योंग भी आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी उसका ब्रदर इन लो उसे रोकता है। यही ये हेलीकॉप्टर इन्हें देखे बगैर ही यहाँ से चला जाता है। तभी उइजू सबसे फोन की टॉर्च जलाकर आसमान की तरफ एक सिग्नल की तरह इशारा करने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैमरों से पुलिस को पता चल चुका था कि जिस आदमी ने ये गैस ट्रक से पूरे शहर में फैलाई है वो एक साइंटिस्ट था और पुलिस ने उसकी लैब का भी पता लगा लिया होता है। पुलिस साइंटिस्ट की लैब में तलाशी लेने लगती है लेकिन यहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि साइंटिस्ट को उसकी लैब से फायर कर दिया गया था और उसे कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की यहाँ परमिशन नहीं दी गई थी। लेकिन फिर भी उसने एक्सपेरिमेंट किए और ये टॉक्सिक गैस बनाई और किसी पर्सनल रीजन की वजह से एक कंपनी के बाहर गैस फैला दी, मगर ये टॉक्सिक गैस अब पूरे शहर में फैल गई है। अब हम फिर से योंग और बाकी सबको देखते हैं। वो फोन की टॉर्च और आवाज लगाकर हेलीकॉप्टर को यहाँ बुलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। तभी इनके दो साथी नीचे से माइक और स्पीकर उठा लाते हैं। फिर वो माइक की मदद से हेलीकॉप्टर को आवाज लगाने लगते हैं। इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है लेकिन वो भी इन्हें देखे बगैर ही यहाँ से जाने लगता है। तभी उइजू देखती है कि यहाँ इतनी सारी लाइटें जल रही हैं, इसलिए अब उइजू तुरंत ही नीचे आकर कंट्रोल बॉक्स की मदद से उन लाइट्स को ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे हेलीकॉप्टर में बैठी रेस्क्यू टीम इन्हें देख लेती है और इनकी तरफ आने लगती है। उइजू भी ऊपर की तरफ भागती है लेकिन सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसका फोन डायरेक्ट नीचे जाकर गिरता है। ऊपर रेस्क्यू टीम सभी लोगों को बचा लेती है। तभी उइजू भी ऊपर आ जाती है। योंग और उइजू भी अंदर जाने लगते हैं लेकिन अब वजन ज्यादा होने की वजह से रेस्क्यू टीम इन्हें यहीं छोड़ने का फैसला करती है। योंग उनसे कहता है कि ठीक है तुम मुझे छोड़ जाओ लेकिन उइजू को अपने साथ ले जाओ, मगर अब उइजू भी योंग को अकेला छोड़ने से मना कर देती है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम बाकी सबको लेकर यहाँ से चली जाती है। योंग के मॉम डैड अपने बेटे को अकेला छोड़ने की वजह से काफी परेशान हो रहे थे, मगर योंग उनसे कहता है कि यहाँ एक और हेलीकॉप्टर आएगा और मैं भी आप सबके पास पहुंच जाऊंगा। मगर बहुत देर इंतजार करने के बाद भी इनकी तरफ कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं आता, जिससे ये काफी दुखी हो जाते हैं। तभी इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखता है। ये दोनों उसे आवाज लगाने लगते हैं। रेस्क्यू टीम इन्हें देख लेती है, जिससे ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। मगर फिर रेस्क्यू टीम इन्हें छोड़कर एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर फंसे कई सारे लोगों को बचाने के लिए वहां चली जाती है। तभी योंग देखता है कि गैस और ऊपर आ रही है, इसीलिए इन्हें भी ऊंची बिल्डिंग की छत पर जाना होगा। इसीलिए अब योंग तुरंत नीचे की तरफ भागता है और क्लाइंबिंग का सामान, रस्सी और पानी की बोतल एक बैग में भरने लगता है। उइजू भी 3 मास्क और शरीर को कवर करने के लिए सामान लाती है। वहीं दूसरी तरफ योंग के मॉम डैड और बहन हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और योंग की बहन अब खतरे से बाहर थी। यहाँ योंग की दूसरी बहन उसे कॉल कर रही थी लेकिन योंग अब कॉल नहीं उठा पाता, क्योंकि जिस बिल्डिंग की छत पर वो लोग रुके थे वहां भी अब गैस पहुंच चुकी थी और योंग और उइजू मास्क पहनकर और पूरी बॉडी को कवर करके किसी ऊंची बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे। तभी योंग देखता है कि 10 मिनट बाद ये मास्क खराब हो जाएगा, इसीलिए अब योंग उइजू को अपने पीछे एक बिल्डिंग की छत पर ले आता है। लेकिन यहाँ भी गैस पहले ही मौजूद थी और वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, इसीलिए अब योंग आखिरी बचा कैनिस्टर अपने मास्क में लगा लेता है। उइजू जब ये सब देखती है तो सोचती है कि ये तो गद्दारी कर रहा है, ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। अब यहाँ योंग उसे कुछ समझाने की कोशिश करता है लेकिन मास्क की वजह से उइजू को कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी योंग उइजू को यहाँ अकेला छोड़कर नीचे भाग जाता है। गद्दारी कर बे। दूसरी तरफ योंग के मॉम डैड रेस्क्यू टीम द्वारा बचाए लाए गए लोगों में अपने बेटे को देखते हैं, लेकिन उन्हें इनमें योंग नहीं दिखता। वहीं योंग गैस के बीच एक जगह पर जाता है जहां उसे कुछ और मास्क कैनिस्टर मिल जाते हैं। वो उइजू के लिए इन्हें ले जाने लगता है। इधर गैस लगातार ऊपर बढ़ रही थी, इसीलिए अब उइजू और ऊपर चढ़ने लगती है। उइजू बड़ी मुश्किल से ऊपर तक चढ़कर आती है और योंग को बुरा भला कहने लगती है। उइजू को लगता है कि योंग उसे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया है, लेकिन तभी योंग पीछे से ऊपर आ जाता है। उइजू उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन योंग सबसे पहले उइजू के मास्क कैनिस्टर को बदलता है और कहता है कि अच्छा है यहाँ एक सीढ़ी लगी हुई है जिससे मैं जल्दी ऊपर आ गया। उइजू देखती है कि यहाँ एक सीढ़ी लगी थी, लेकिन फिर भी मैं इतनी मुश्किल उठाकर ऊपर चढ़ी। अब वहीं दूसरी तरफ योंग के डैड एक टैक्सी ड्राइवर की कार में जाकर बैठ जाते हैं और उससे शहर की तरफ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन ड्राइवर शहर की तरफ चलने से मना कर देता है।
तभी योंग के डैड के 2 और साथी यहाँ आ जाते हैं और उनमें से एक मरीन सैनिक था, इसलिए उसकी बात मानकर ड्राइवर इन्हें शहर की तरफ ले जाने लगता है। वहीं योंग और उइजू एक बिल्डिंग में ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन छत पर जाने का दरवाजा यहाँ भी बंद था, इसलिए ये दोनों नीचे आ जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये दोनों मास्क हटा देते हैं और इस बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर जिम टूल्स की मदद से रस्सी फेंकते हैं। इसके बाद रस्सियों को पकड़कर उइजू दूसरी छत पर चली जाती है, मगर जब योंग वहां जाने लगता है तो तभी नीचे की गैस चिमनी की मदद से ऊपर आने लगती है। ये देखकर योंग पीछे हट जाता है और एक और जिम टूल में रस्सी बांधकर छत पर फेंकता है, जिसके बाद योंग जल्दी यहाँ आ जाता है। इसके बाद हम 2 आदमियों को देखते हैं जो कि न्यूज चैनल के लिए काम करते थे और वो बाकी न्यूज चैनल से आगे निकलने के लिए एक जगह पर जाकर अपने ड्रोन को शहर की तरफ भेजने लगते हैं ताकि इन्हें न्यूज में दिखाने के लिए कुछ फुटेजेस मिल सकें। इसी दौरान न्यूज में दिखाया जाता है कि डिजास्टर रिलीफ सेंटर से पता चला है कि पानी की मदद से इस गैस के असर को खत्म किया जा सकता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम्स जगह जगह पानी की मदद से गैस के असर को खत्म करने लगती हैं। लेकिन ये टॉक्सिक गैस अब भी लगातार फैल रही होती है। अब हम फिर से योंग के डैड को देखते हैं, वो भी छुपकर शहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये सब उन्हीं न्यूज चैनल वाले 2 आदमियों के पास पहुंच जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उइजू और योंग एक मॉल की छत पर पहुंच चुके थे। यहाँ योंग रेस्क्यू टीम को कॉल करके यहाँ का एड्रेस बताता है और यहाँ आने के लिए कहता है। उइजू को यहाँ पर कई सारे स्टैचू दिखते हैं। तभी उइजू योंग के पास जाती है और उससे कहती है कि रेस्क्यू टीम से कहो कि यहाँ 20 लोग फंसे हुए हैं, वो तभी हमें बचाने आएंगे। योंग ऐसा ही करता है। इसके बाद ये दोनों कई सारे स्टैचू को खड़ा करके मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वो अपनी सामने वाली बिल्डिंग में कई सारे बच्चों को देखते हैं जो कि वहां फंस चुके थे। वो सभी बच्चे इन्हें देखकर मदद के लिए आवाज लगाने लगते हैं और इन्हें बताते हैं कि छत तक पहुंचने का दरवाजा लॉक है। तभी उइजू देखती है कि वहां बाहर एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसकी मदद से एक बच्चा ऊपर जाकर दरवाजे को खोल सकता है। योंग और उइजू बच्चों को ये बताते हैं। फिर एक लड़का ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है, जिससे वो मरने से बाल बाल बचता है। अब तभी जिस रेस्क्यू टीम को योंग ने यहाँ फोन करके बुलाया था, वो यहाँ इन दोनों को बचाने आ जाती है। लेकिन उइजू उन बच्चों को देखती है जो कि काफी डरे हुए और काफी परेशान थे, इसलिए अब ये दोनों सबसे पहले उन बच्चों को बचाने का फैसला करते हैं। इसके बाद ये दोनों उन्हीं स्टैचू की मदद से एक एरो बनाते हैं, जिससे रेस्क्यू टीम उन बच्चों को देख लेती है। रेस्क्यू टीम उन बच्चों को बचाकर यहाँ से ले जाती है। योंग और उइजू इस बार भी यहीं रह जाते हैं। तभी एक धमाका होता है, जिसके बाद गैस और तेजी से फैलने लगती है। ये देखते हैं कि गैस इनकी तरफ ही आ रही है। तभी उइजू को एक ऊंची बिल्डिंग पर एक क्रेन दिखती है, जिसके बाद ये दोनों उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं। ये दोनों विंडो को खोलते हैं और नीचे कूदकर आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच योंग के डैड उन्हें न्यूज चैनल वाले आदमियों को कुछ पैसे देकर योंग को ढूंढने के लिए कहते हैं। वो दोनों आदमी ड्रोन की मदद से योंग को ढूंढ लेते हैं। योंग के डैड अपने बेटे को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी यहाँ 2 ऑफिसर्स आ जाते हैं और इन सभी लोगों को यहाँ से भगाने लगते हैं। लेकिन योंग के डैड इन्हें बताते हैं कि उनका बेटा अब भी शहर में फंसा हुआ है। ये देखकर ऑफिसर्स रुक जाते हैं। इधर एक आदमी न्यूज चैनल वालों को इस लाइव वीडियो की लिंक शेयर कर देता है, जिससे योंग और उइजू नेशनल न्यूज चैनल पर आने लगते हैं। वो दोनों लगातार उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। ड्रोन उनका पीछा कर रहा था और सभी लोग न्यूज में इन दोनों को ही देख रहे थे। योंग की फैमिली भी योंग को जिंदा देखकर काफी खुश होती है। पूरे कोरिया में बस इन दोनों की वीडियो ही चलने लगती है। फूड व्लॉगर भी अपना खाना छोड़कर इनकी लाइव वीडियो पर रिएक्शन देने लगते हैं। इधर योंग और उइजू एक दूसरे का साथ देते हुए लगातार उसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे थे। आज इन दोनों की माउंटेन क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग काम आ रही थी। ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं। अब बस वो दोनों बिल्डिंग के सामने ही थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इन्हें एक रस्सी को वहां पहुंचाना था। लेकिन उस रस्सी को वहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था और पूरा शहर भी गैस से कवर हो चुका था। अब तभी ही उस ड्रोन की भी बैटरी खत्म हो जाती है और ड्रोन भी खराब होकर नीचे गिर जाता है। योंग और उइजू को लगता है कि वो दोनों यहीं मरेंगे, इसलिए वो दोनों काफी रोने लगते हैं। मगर तभी यहाँ पर कई सारे और ड्रोन आ जाते हैं। इन ड्रोन को लोगों ने इनकी मदद के लिए भेजा होता है। वो सभी लोग अपने ड्रोन की मदद से गैस को नीचे ही रोकने लगते हैं ताकि इन्हें ज्यादा समय मिल सके। तभी योंग अपना प्लान एक ड्रोन को समझाता है। इसके बाद वो ड्रोन एक रस्सी को ले जाकर एक पाइप में फंसा देता है। योंग के मॉम डैड भी इस सबको अपने फोन पर देख रहे थे। अब योंग और उइजू रस्सी पर लटक कर दूसरी बिल्डिंग पर जाने लगते हैं, लेकिन वो दोनों बीच में ही फंस जाते हैं। तभी पाइप में से रस्सी निकलने लगती है। ये देखकर उइजू रस्सी को काटने लगती है ताकि ये दोनों बिल्डिंग के अंदर जाकर गिरें। रस्सी काटने के बाद ये दोनों बिल्डिंग की तरफ जाने लगते हैं, मगर तभी रस्सी पाइप में से भी निकल जाती है और ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। इसी दौरान वो ड्रोन भी नीचे गिरकर टूट जाता है, जिससे सबको लगता है कि अब वो दोनों जरूर नीचे गिरकर मर गए होंगे। योंग के मॉम डैड ये देखकर रोने लगते हैं। कुछ समय बाद एक रेस्क्यू टीम उन्हें वहां देखने जाती है, लेकिन उन्हें भी यहाँ कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक आदमी को क्रेन से एक सिग्नल मिलता है
और ये सब जब वहाँ देखते हैं तो इन्हें यहाँ योंग और उइजू दिखते हैं जो कि सरवाइव कर गए होते हैं और अब भी ठीक होते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम उन्हें बचाकर ले जाती है। ये खबर जब योंग की बहन को मिलती है तो वो काफी खुश होती है। अब अगली सुबह योंग अपनी फैमिली के पास पहुंच जाता है। उसकी फैमिली उसे ठीक देखकर काफी खुश होती है। उइजू भी अपने मॉम डैड को कॉल करके यहाँ आने के लिए कहती है। तभी यहाँ होटल का मैनेजर उइजू के पास आकर उसे झूठा प्यार दिखाने लगता है और फिर से स्वीटी नाम से पुकारता है। इस बार उइजू उसके एक जोरदार पंच मारती है और उसे कहती है कि मुझे दोबारा स्वीटी मत बुलाना। फिर उइजू यहाँ से चली जाती है। फिर योंग और उइजू एक दूसरे से मिलते हैं। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जिसके कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि टॉक्सिक गैस का असर खत्म हो चुका है और सब कुछ वापस नॉर्मल हो रहा है। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वॉच मिस्ट्रीज हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।